नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। मैंने आज मार्केट में गया था तो न्यू आपका एक मॉडल सेट आया था, उसी मॉडल सेट का मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं और ये सब आपके बुक का ही क्वेश्चन है। आपको आउट ऑफ सिलेबस से नहीं दिया गया है, बुक से ही दिया गया है। तो देखो कितना क्वेश्चन आपको इसमें से याद है और कितना नहीं याद है। और एक और बात, आप लोग पहले हमको ये कमेंट करके बताइए कि आप लोग हिंदी का बुक अपने मन से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम निकले तो आप हिंदी का कोई भी कहानी उठा लो, कोई भी कविता उठा लो या फिर निबंध उठा लो और एक बार उसको पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो खुद से आप उस कहानी, कविता, निबंध के बारे में गहराई से आपको पता चल जाएगा। और बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तो मैं ऑलरेडी आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत बताना ताकि देखें कि आप लोग खुद से पढ़ रहे हो या फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम डिसीजन लेंगे जी, ठीक है। तो चलो मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ और आप लोग याद करते चलो, ठीक है। और जय माता दी के नाम पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सब लोग देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किस लेखक की रचना है। तो भीमराव अम्बेडकर को आप लोग पहचानते होंगे, विश्व का हर एक आदमी पहचानता है भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा निबंध, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया यह निबंध है, ठीक है। याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष होता है वो होता है पेशे का निर्धारण करना। आंसर आपका होगा बी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। देखो सेन साहब को ना 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां के अलावा एक लड़का भी था जिसका जन्म मतलब कि जब उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे ना, तब उसका जन्म हुआ था। यानी कि पति पत्नी के मतलब कि अंतिम चढ़ाव पर जा चुके थे तब उस लड़के का जन्म हुआ था। और उसका नाम क्या था बाबू? आप लोग थोड़ा कमेंट में बताओ तो सब किसी को पता होगा उसका नाम क्या था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर की स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो याद रखना, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। दिन भर पढ़ते रहना नहीं बल्कि खेलना सिखाया गया था। खेलने से स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही मतलब कि स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़रूरी होता है खेलना, ठीक है। खेलना कूदना, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद करो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जनरल कनिंघन थे। जनरल कनिंघन कौन थे जी? तो 5 के आंसर यहाँ पर देख लो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचक। क्या हो जाएगा? आलोचक। क्या होगा? आलोचक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्स मुलर का नाम हम लोग कहाँ सुने हैं। तो मैक्स मुलर का हम लोग हिंदी के पाठ है एक जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। वो पाठ कहानी नहीं है बल्कि एक प्रकार का भाषण है, उसी में हम सुने हैं मैक्स मुलर का नाम। और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं। तो मैक्स मुलर के अब मास्टर जी के नाम पूछा गया है, तो मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? तो आप लोग याद करना, मैक्स मुलर के मास्टर थे डॉक्टर वली। जैसे हम लोगों के गुरु जो होंगे, जो पढ़ाए होंगे वो गुरु होंगे, वैसे ही मैक्स मुलर के मास्टर यानी कि उनके गुरु डॉक्टर वली थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? तो हम लोग कहेंगे भारतीय परंपराओं पर गर्व है। भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोक नृत्यों पर नहीं बल्कि भारतीय परंपराओं पर, जो भारतीय मतलब भारत का जो परंपरा है उस पर उनको ना बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? तो 8 का हम लोग कहाँ आंसर देंगे? हाँ, 8 का आंसर देंगे मनुष्यता की विरोधिनी। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्यता की विरोधिनी। यानी कि अस्त्र आजकल क्यों बढ़ रहे हैं? ये सब मनुष्यता के कारण ही ना बढ़ रहे हैं। हाँ बाबू, अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं है। देखो जी, आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखने की कोशिश करो। देवनागरी लिपि में आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक है। हिंदी देवनागरी में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी तो आ जाएगा, ठीक है। और देखो हाँ, आपका मैथिली भी आ जाएगा। आपका मैथिली भी किस में आएगा? मैथिली भी आपको हिंदी भाषा में आ जाएगा, ठीक है।
और याद रहे आपका नेपाली भी यहाँ तक मैथिली में आती है, लेकिन ये जो तमिली होती है ना ये हिंदी में नहीं आता, क्योंकि तमिल से हिंदी सॉरी देवनागरी से तमिल ना बहुत मतलब कि उन दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है उन दोनों में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे सर जी सी नंबर वाला तमिली जो भाषा होती है ना वो हम लोगों को नहीं समझ में आती है, ये देवनागरी में नहीं आएगी। मैथिली आप लोग समझ लोगे, नेपाली भी समझ लोगे, और हिंदी तो आप लोग खुद जानते हो, तो बाकी तमिली ना थोड़ा भी आप लोग नहीं समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। यानी कि गुणाकर मूल्य ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र यानी कि जिसमें मुंबई पुणे सब है ना वही महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखो उन्होंने किस देवनागरी लिपि से संबंध बताया था। हाँ वेरी गुड, ए और बी दोनों, ब्रह्मी और सिद्धिम दोनों बताया था, ये भी और ये भी, ठीक है। देखो सी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। एक बात हमेशा याद रखो, रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदारों के द्वारा किया गया था, कहानीकार के रिश्तेदारों ने, यानी कि 11 रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने, वही रिश्तेदार जो बहादुर के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था 11 रुपये का, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन उसी पार्ट का है कि बहादुर कौन था। बहादुर कहानीकार का चपरासी था, या फिर बहादुर कहानीकार का नौकर था, या फिर एक फौजी था, या फिर एक पहरेदार था। तो यहाँ तक पहरेदार चपरासी फौजी तो होगा नहीं, बहादुर कहानीकार का नौकर ही ना था। तो हम लोग 12 का आंसर देंगे, यही ना देंगे कि कहानीकार का नौकर था। ऐसा थोड़ी ना कि कहानीकार का चपरासी पहरेदार नहीं, बल्कि नौकर था। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो हमारे रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। कौन होंगे, रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी बोलो, शर्मा जी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न आता है 14 नंबर। 14 नंबर यूं ही प्रश्न पूछ दिया कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कृत कब मिला। अब यही गलती आप लोग करते हो, कहते हो ना कि सर जी आप तो ये क्वेश्चन कभी बताए नहीं हैं और ये हमारे को एग्जाम में आ गया है। तो अभी भी मैं बता देता हूँ, और पहले भी एक बार नहीं बल्कि 1000 बार बताया हूँ, लेकिन आपको लगता होगा कि सर जी 1000 बार आप बोल रहे हैं, आपने एक भी बार नहीं बताया। देखो आप लोग डेली क्लास करोगे तब ना पता चलेगा। डेली मैं शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ, तब लोग लाइव करो तब ना पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा। मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कैसे। तो मैंने आपको बताया था ना कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इसलिए उनको बोला जाता है कि इनका संबंध लखनऊ घराने से है। और दूसरी बात कि इनको 27 साल के उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो 1938 में आप 27 जोड़ दो तो कितना होगा, देखो 8 7 15 कर 5 और 3 2 5 1 6 और एक कप का 19 हो जाएगा, यानी कि 1965 ईस्वी का होगा, 1965 ईस्वी। तो देख लो क्या हम इसको रट कर आपको बता रहे हैं, नहीं। आप कहानी पढ़ो, एक बार निबंध पढ़ो, कविता पढ़ो, एक बार देखो। जब भी टाइम मिलता है ना तो आप फिल्म कम देखा करो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, अभी आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी समय आप किसी भी मतलब कि पार्ट को ओपन करो और एक बार पढ़ लो। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एक बार रट लो, ऐसे ही पढ़ लो अपने मन से, अनदेखा करके ऐसे भी पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ोगे तो आपका सब पता चलेगा, ठीक है। और याद रखो, और मृत्यु पूछे तो मृत्यु बता देना 54 वर्ष की उम्र में। तो 54 वर्ष आप 1938 में जोड़ देना, जितना होगा उतना में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, अब शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार कौन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके किताब के बीचों बीच से पूछा गया है कि शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर पता है आपको, क्या होगा, नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। क्या होगा जी, अशोक वाजपेयी होगा कि नहीं होगा, आप बुक पढ़ोगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो महाविद्यालय नामक विद्यालय का नाम किस में लिया गया, किस पाठ में लिया गया है। तो हम लोग कहेंगे मछली पाठ में, मछली पाठ में जिसमें संतु भग्गू नरेन ये सब रहते हैं ना, उसी पाठ का ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए 17 नंबर, देख लो जी 17 नंबर आपका प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। अब यहाँ पर पूछा गया कि बताओ बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था। तो आप लोग समझोगे खां उनका नाम था, तो उनके मतलब कि पिता परदादा का भी खां ही नाम होगा। नहीं जी, नहीं। आंसर क्या हो सकता है, हाँ अंदाज़ा लगाओ, उस्ताद सलाद हुसैन। वेरी गुड, उस्ताद। देखो उस्ताद जी यहाँ पर हैं,
अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? देखो नाम से ही पता चल जाता है महात्मा गांधी, नाम से ही पता चल जाता है महात्मा गांधी जी, ठीक है, क्योंकि नाम से है ऐसे ही, इसलिए हम पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? तो एक्चुअली में यह किया था गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था। देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है कि नहीं सुना है जी? गुरु अर्जुन देव। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर की, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? तो 21 का आपका आंसर होगा सी नंबर, रीति काल के। किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं, ठीक है। जो लोग भी हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आप लोग टेलीग्राम पर टेस्ट दे सको, ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मजबूरन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और टेलीग्राम पर टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट लेते हैं हम। टेस्ट के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है जी। आप अपना 5 से 10 MB का एप्लीकेशन है टेलीग्राम पर, आपका वो ऐप है टेलीग्राम, 5 से 10 MB का होगा। जाओ डाउनलोड करो, लॉगिन करो और देखो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पर 10,000 लड़के हैं सब, ठीक है। आप भी जाओ ज्वाइन करो। अगला क्वेश्चन आपका है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो 22 का एक्चुअली में क्या होगा? ब्रज भाषा का होगा। क्या होगा? ब्रज भाषा के। घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के नाम सुने हैं? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, 23 का आंसर होगा सी नंबर, मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। देखो जी 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो हम बताएं क्या अच्छा लगने लगा है? अरे यार भारतीयों को आ गया है ना। हाँ सही है। देखो जी भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा, हम पता है, हमारे पिताजी विदेश रहते हैं। मान लो जैसे आपके पिताजी विदेश रहते हैं, तो आपके पिताजी फ़ोन करते होंगे तो बहुत मतलब कि फेंकते नहीं होंगे, बल्कि कहते होंगे कि दुबई में ये है वो है, यहाँ जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, मज़ा आ जाता है, दुबई का नज़ारा कुछ अलग ही है। यानी कि विदेशी रहन सहन पसंद करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में भूल जाते हैं कि हम एक भारतीय नागरिक हैं। सही बात है ना, हम एक भारतीय नागरिक हैं। तो हम किसी अन्य देश को मतलब कैसे बड़ाई कर सकते हैं जी? सबसे प्यारा हमारा देश है, उससे भी प्यारा हमारा गाँव है। आप कहीं भी रह लो, गांव की याद न आई तो हमको बताना, हमको पता है। आप कहीं भी रहो, गांव की यादें तुमको सताती रहेगी, रुला भी देगी एक दिन गांव का याद तुमको। तो आंसर क्या होगा? 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, पंत जी की प्रवृत्ति से क्या है? तो पंत जी की प्रवृत्ति से, पंत जी की प्रवृत्ति से छायावादी है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? हम बताएं क्या होंगे? फावड़े और हल। फावड़े और हल ये हम आपको बता चुके हैं, फावड़े और हल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? अज्ञेय, देखो अज्ञेय का पूरा नाम नहीं दिया गया है। अगर किसी को पता है पूरा नाम तो बता दो, चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर जी सब पूछ रहे हैं, लगता है सर जी को पता ही नहीं है। देखो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताओ, तो ध्यान रहे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, यही बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। 28 में प्रश्न कहा था कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो बबुआ 28 का आंसर हो जाएगा अणुबम। अणुबम क्योंकि पता है ना कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा के जापान पर पहला उसने मतलब कि परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था आपको भी पता होगा, 1944 के आसपास शायद, हमको लगता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वो सब बात छोड़ो, यहाँ पर आओ मेन मुद्दे पर। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आपका आंसर होगा इन्हीं दिनों। इन्हीं दिनों होगा ना, इन्हीं दिनों। देखो ऑप्शन नंबर 1 हो, ठीक है।
तो बाबू एक काम करो, आप लोगों का तो क्लास हमको लगता है कि 12:30 बजे देखो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कल से आपका रेगुलर क्लास चलेगा। बाकी आज दोपहर में क्लास होना चाहिए, नहीं होगा तो वीडियो मिल जाएगा, फिर शाम को भी आपको वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो, ठीक है। और कल से हम लोगों का वही क्लास चलेगा जैसे चल रहा था, सुबह दोपहर में 12 बजे, शाम को 7 बजे से। अब हमको लगता है कि आपको 2 क्लास करना पड़ेगा। जैसे ही 18 तारीख आएगा ये, वैसे ही आप लोगों का 2 नहीं बल्कि 3 4 क्लास मैं लेना स्टार्ट कर दूँगा। यानी कि प्रेशर आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोशिश करो अभी से थोड़ा मतलब कि अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे को पता है। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होते। बहुत ऐसे लड़के हैं जो 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं केवल पास होने के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छी बात है, थैंक यू जी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में एक और नए अंदाज में बाबू, ठीक है।